नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ में हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। दिल्ली में गैस लीक होने से 300 छात्राएं अस्पताल में भर्ती। तुगलकाबाद कंटेनर डिपो से रिसाव, सरकार ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को प्रधानमंत्री से अमन की उम्मीद। हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और छात्रों में झड़प, आतंकियों की मदद के आरोप में 3 गिरफ्तार। असम में जारी रहेगा अफस्पा, 3 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित। मेघालय और अरुणाचल के कई इलाकों में भी कानून लागू। ओडिशा में बीजेडी सरकार और संगठन में बड़ा फेरबदल, 10 मंत्रियों के इस्तीफे, 11 जिलों में पार्टी के पर्यवेक्षक तैनात। अन्नाद्रमुक के दोनों धड़ों में विलय का मामला अटका। मुख्यमंत्री के खेमे ने वार्ता के लिए शर्तों को बताया अवसरवाद, बिना शर्त बातचीत की पेशकश। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में कंटेनर डिपो गैस लीक होने से 300 से ज्यादा स्कूली बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। मामले की जांच के लिए केंद्र सरकार ने 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। दिल्ली सरकार ने भी जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दक्षिणी दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में शनिवार को कंटेनर डिपो से गैस लीक हो गई। इसके चलते रानी लक्ष्मी सर्वोदय कन्या विद्यालय और सीनियर सेकेंडरी कन्या विद्यालय की छात्राओं की तबीयत बिगड़ने लगी। इन्हें आंखों में जलन, पेट दर्द और सिर दर्द होने लगा। इसके बाद 300 से ज्यादा स्कूली छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमने जितने भी बच्चे की तबीयत खराब थी उनको 3 हॉस्पिटल में जैसे जैसे ESI में गया, जब ESI फुल हो गया तो मजीदिया और बत्रा हॉस्पिटल में गया। हमारी पूरी टीचर्स की टीम जो है वो हॉस्पिटल्स में है। लोग प्रेयर में खड़े थे तो मतलब आंखों में जब हमारी जलन मचने लग गई तो उसी की वजह से मतलब सब बच्चों को पता चल गया और कुछ लोग बेहोश होने लग गए। तो उसके अंदर जब प्रिंसिपल मैम आई उन सभी को मतलब हॉल में वगैरह में इकट्ठा करके फिर जब छुट्टी कर दी गई थी स्कूल की तो सभी निकल गए थे। डॉक्टर ने कहा अगर दोबारा से मतलब प्रॉब्लम हो तो दवाई मतलब लेकर खा लेना। डॉक्टर के मुताबिक फिलहाल सभी बच्चे स्वस्थ हैं। सिर्फ कुछ बच्चों को जांच के लिए रखा गया है, बाकी को जांच के बाद घर भेज दिया गया। Only 2-3 children who had some pre-existing cardiac problem or some other problem, as a precautionary measure, they were referred for consultation of the cardiologist. पुलिस का कहना है कि लीक हुआ केमिकल चीन से आयात किया गया है, जो कीटनाशक बनाने में इस्तेमाल होता है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। ये इंसिडेंट है करीबन 3:45 का अर्ली मॉर्निंग का, जब एक कंटेनर जिसमें केमिकल जो इंपोर्ट किया गया है चाइना से, इसमें से एक कंटेनर से रिसाव हुआ है और इस रिसाव से जो लिक्विड ज़मीन पे गिरा उससे जो फ्यूम्स जनरेट हुए हैं और ये जो स्पॉट था वो स्कूल की बाउंड्री वॉल से एकदम लगता हुआ स्पॉट था, तो ये मूलतः वजह सस्पेक्ट की जा रही है। केंद्र सरकार ने मामले की जांच के लिए प्रोफेसर YK गुप्ता की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। दिल्ली सरकार ने मामले में DM स्तर की जांच के आदेश दिए हैं, जो जल्दी अपनी रिपोर्ट देगी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी अस्पतालों का दौरा किया। वो जो भी गैस है उसका कोई लास्टिंग इफेक्ट नहीं है और शाम तक ठीक हो जाएंगे। और सरकार ने DM को इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए हैं कि ये कैसे लीक हुई और कौन लोग इसके दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शनिवार सुबह स्कूल शुरू होते ही छात्राओं को सांस लेने की शिकायत हुई, जिसके बाद NDRF, फायर ब्रिगेड, दिल्ली पुलिस की कई टीमें घटनास्थल पर पहुंची। जांच में पता चला कि स्कूल के पास स्थित कंटेनर डिपो से गैस लीक हुई है। इसके बाद आनंद फानन में स्कूल को खाली करवाया गया। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और इस खबर पर और अपडेट के साथ दिल्ली से अनु दीवान जुड़ रही हैं। अनु, जिस तरीके से पूरा मसला है काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँ कि संवेदनशील जिस तरीके से इलाके में गैस का रिसाव होता है, लेकिन शुरुआती जो तथ्य हैं आपके पास वो क्या इशारा कर रहे हैं? किसकी लापरवाही है और इस तरह की गैस का इंपोर्ट, उसके बाद दिल्ली के गैस डिपो और उसके बाद उसे आगे ले जाने की जो कार्रवाई है, क्या उस पूरे प्रोसेस को फॉलो किया गया?
बिल्कुल कविंद्र, जो जानकारी मिल रही है उसमें वहाँ के लोग ये बता रहे हैं कि इस डिपो से जो कंटेनर था उसको पहले ही मूव करने के ऑर्डर्स दे दिए गए थे, लेकिन उन ऑर्डर्स का पालन नहीं किया गया। और एक अगर आप कंटेनर वहाँ पे रख रहे हैं तो उसके पूरे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होते हैं कि कहीं से वो लीक ना हो। अब सरकार ने इसी के ऊपर जांच बिठाई है कि आखिर वो लीक हुआ तो लीक हुआ कैसे, और कितने दिन पहले उसको यहाँ से ट्रांसफ़र के ऑर्डर दे दिए थे और वो क्यों नहीं हुआ। या बेसिकली ये बताया जा रहा है कि ये जो कंटेनर था जिसमें गैस लीक हुई है, इसको सोनीपत में जाना था, वहाँ इसको भेजने के ऑर्डर से, लेकिन वो ऑर्डर शायद फॉलो नहीं किए गए, जिसकी वजह से गैस लीकेज हुआ। क्योंकि एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है, अगर कोई केमिकल कहीं पे रखा जाता है तो उसी के बेसिस का एनवायरनमेंट बनाया जाता है कि किस तरह से किस एनवायरनमेंट में उसको रखना है कि किसी भी तरह का कोई डेंजर ना हो। तो सरकार ने डीएम स्तर के ऑर्डर्स दिए हैं, वो पूरे मामले की जाँच करेगी कि आखिर ये जो लीक हुआ है ये किन कारणों की वजह से हुआ है, कौन इसके पीछे इन्वॉल्व है, किसकी लापरवाही है वो हो। और दूसरी जो एम्स की एक कमेटी बनाई गई है 5 मेंबर्स की, वो ये जांच करेगी कि जो केमिकल लीक हुआ है वो कितना डेंजरस हो सकता था। क्योंकि वहाँ पे देखा गया कि जब कि गैस लीक हुई तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो था वो बच्चों के ऊपर हुआ। एक साथ 300 बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हुए जिन्होंने अपने आँखों में जलन, सिर दर्द, पेट दर्द और वॉमिटिंग की शिकायत की। हालांकि स्थिति को उस समय बहुत ही जल्दी काबू पा लिया गया, लेकिन इसके क्या और डेंजरस ये कितना डेंजरस हो सकता था, इसके ऊपर पूरी की पूरी जो एम्स की टीम है वो साइट का भी दौरा करेगी, और साथ ही साथ जो केमिकल है वो कितना डेंजरस हो सकता है एक सिटी में रखने के लिए, उसकी भी जांच करेगी। और जो इसमें इन्वॉल्व होगा, जिसकी लापरवाही होगी, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि जिस डिपो में इसे रखा गया है, जाहिर है कि वहां पर दूसरे भी कंटेनर होंगे, तो क्या ये तय हो चुका है, अब तक साफ हो चुका है कि वहां पर जो कंटेनर हैं उसमें किसी भी दूसरी तरह की इस तरह की गैसेज नहीं हैं? अगर हैं तो उनके रखरखाव की जो पैरामीटर्स हैं उसको फॉलो किया जा रहा है? बिल्कुल कविंद्र, वो पूरा का पूरा डिपो जो है वो अथॉरिटी ने अपने अंडर ले लिया है, क्योंकि वहाँ पे कई तरह के कंटेनर्स जो थे वो रखे गए थे, कई अलग अलग केमिकल्स के थे। ये जो केमिकल बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि पेस्टिसाइड्स बनाने में काम आता है। लीकेज कहाँ से हुआ इसकी जांच होगी, लेकिन जो बाकी कंटेनर्स है उसके ऊपर भी अब पूरा जो है अथॉरिटी ने अपने अंडर ले लिया है कि और किसी तरह का हेल्थ हैज़र्ड अब नहीं होने चाहिए। क्योंकि आप ये देखो, तुगलकाबाद जो एरिया है वो बहुत ही सेंट्रल आपका साउथ दिल्ली का एक बहुत ही पॉश एरिया माना जाता है, जहाँ पे इंडस्ट्री भी है, रेजिडेंशियल लोग भी रहते हैं और तमाम तरह के लोगों का आना जाना लगा रहता है, तमाम हॉस्पिटल्स भी हैं। तो पूरा प्रशासन जो है अब उस डिपो के आसपास जो है उसने पूरा अपने अंडर ले लिया है कि किसी तरह का और केमिकल लीकेज अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अगर एक केमिकल लीक हुआ है तो उसका इफेक्ट दूसरे केमिकल्स के साथ, फ्यूम्स के साथ भी मिल सकता है। बिल्कुल, रिएक्शन तो पूरी उसका अथॉरिटी सामने आ जो है सकता उसकी है। जांच में लगी हुई है। एक आखिरी सवाल अनु, जिस कंपनी है जिसकी ओर से इसको इम्पोर्ट किया गया है, उस कंपनी के बारे में कोई जानकारी है, उसने कोई बयान दिया हो कि ये कब आया, क्यों दिल्ली में रखा गया, और जो ऑर्डर से इसको शिफ्ट करने के उसके बावजूद इसे शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल, पुलिस ने इस मामले में पूरी जांच शुरू कर दी है, तमाम सेक्शंस लगाए गए हैं, और इस मामले में जो जिसकी कंपनी थी उसको भी ढूंढा जा रहा है, उसने कब बुलाया था, क्यों बुलाया था। इस पूरे मामले के ऊपर पुलिस जो है अपनी कार्रवाई सुबह से ही करी है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई अपडेट नहीं दिया है कि कहाँ इसकी कार्रवाई कब तक पहुंची है। लेकिन इतना आश्वासन जरूर दिया है कि इस मामले में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी और इस पूरे मामले को जल्द ही जल्द निपटाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनु इस अपडेट के लिए आपका। उधर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में जारी हिंसा पर गंभीर चिंता जाहिर की है। उन्होंने उम्मीद भी जाहिर की कि कश्मीर को इस हालात से सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बाहर निकाल सकते हैं। उन्होंने जम्मू में एक परियोजना के उद्घाटन के दरमियान ये बात कही। महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाहौर यात्रा का समर्थन करते हुए कहा कि ये नरेंद्र मोदी का साहसिक फैसला था। उन्होंने कश्मीर घाटी में अशांति को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी को एकमात्र सक्षम व्यक्ति करार दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नरेंद्र मोदी के साथ पूरा मुल्क खड़ा है। आज भी जम्मू कश्मीर की समस्या का कोई समाधान, कोई हल ढूंढ सकता है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी और कोई नहीं। उनके पास मैंडेट है इस मुल्क का, वो जो फैसला करेंगे, जैसा करेंगे, मुल्क उसको सपोर्ट करेगा। और शायद यही वजह है कि यही उनकी ताकत है कि वो 1 घंटे के अंदर लाहौर चले गए, वहां के वजीर आजम से मिले। ये कमजोरी की नहीं, ये ताकत की निशानी है। महबूबा मुफ्ती ने विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन पार्टियों ने कश्मीर में शांति बहाली की कभी गंभीर कोशिश नहीं की।
उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और मुफ्ती मोहम्मद सईद की कोशिशों को कश्मीर के लिए मजबूत पहल करार दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वाजपेयी सरकार के बाद केंद्र की यूपीए और राज्य की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने शांति बहाली की तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए। 3 साल के अंदर सीज फायर वाजपेयी जी का, 3 साल के अंदर बातचीत LK आडवाणी साहब के साथ, 3 साल के अंदर रास्ते खोलने की बातचीत का आगाज होना। रास्ते तो बाद में खुले पर आगाज वाजपेयी जी के टाइम में हुआ। 3 साल में मिलिटेंसी वहां कम होना, बॉर्डर्स पे हमारे अमन होना, ये कोई मामूली चीज नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महबूबा मुफ्ती के दावों को पूरी तरह खारिज किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा है कि जब से राज्य में PDP और BJP गठबंधन की सरकार बनी है, तब से हिंसा और भड़की हुई है। पार्टी का दावा है कि मोदी और मुफ्ती दोनों कश्मीर में शांति बहाली के मोर्चे पर बुरी तरह असफल साबित हुए हैं। For last 2.5 years, when they have been in coalition, we have not seen any forward movement. Rather, Kashmir, in terms of security scenario, overall environment has gone from bad to worse. They should do a retrospection themselves. On one side, her own party is saying that there is no forward movement on the agenda of alliance. On the other hand, just to save her chair, she is showering all praises on the Prime Minister. आपको बता दें कि बीते साल कश्मीर में भड़की हिंसा अब तक जारी है। उपचुनाव के बाद से कश्मीर घाटी अशांत है। पिछले महीने महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर हालात की जानकारी दी थी और कहा था कि कश्मीर में हालात बेहद चिंताजनक हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN वोहरा ने भी शुक्रवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सभा टीवी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस ने आतंकियों की मदद करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं दक्षिण कश्मीर के बैंकों से कैश ट्रांजैक्शन रोकने की एडवाइजरी भी जारी की गई। इस बीच अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के सेना के स्कूल में बच्चों को न भेजने की अपील का सभी दलों ने विरोध किया है। कश्मीर के हंदवाड़ा में शनिवार को प्रदर्शन कर रहे छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई। रोकने पर छात्रों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज और फिर आंसू गैस के गोले दागे गए। झड़प में कई लोगों के घायल होने की खबर है। इधर शोपियां में पुलिस ने आतंकियों की मदद करने वाले 3 स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुआ है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को हालात सामान्य बनाने में पूरी मदद कर रही है। निश्चय ही केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रदेश के प्रशासन को सहयोग देने को तैयार है। जम्मू कश्मीर में जल्द स्थितियां सामान्य होंगी। इस बीच हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सैयद अली शाह गिलानी ने कश्मीर के लोगों से बच्चों को सेना के गुडविल स्कूलों में नहीं पढ़ाने की अपील की है। उनके इस बयान की जम्मू कश्मीर सरकार समेत सभी दलों ने आलोचना की है। तो वो लोग हैं जिनका अपने बच्चे तो इनके DPS में पढ़ते हैं, अपने बच्चे तो जो है फॉरेन में पढ़ते हैं, और आम गरीब का बच्चा जिसके लिए हमारी सरकार, चाहे वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो बाकी लोग हैं, उसके लिए अच्छा करना चाहते हैं जो है कि उनको अच्छी पढ़ाई दी जाए, तो उसको ये मना करते हैं। जो हुर्रियत के नेता हैं वो 2 मुंह से बोलते हैं। जब कश्मीर में बाढ़ आई थी 2014 में, सारा कश्मीर बह गया था, उस समय तो हुर्रियत के नेताओं ने ये नहीं कहा था कि फौज को जो विस्थापित लोग हैं, जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। पर जब राजनीति की बात आती है तो वो फौज को गाली देने से हटते नहीं हैं। लेकिन गिलानी जी के पोते पोतरे तो अमेरिका में हैं, इंग्लैंड में हैं। अपने बच्चों को इंग्लिस्तान भेज दो, और गरीब बच्चे हैं, लोगों के बच्चे कश्मीर के, उनको आर्मी स्कूल में मुफ्त तालीम भी देने दो। ये डबल स्टैंडर्ड है और कश्मीर के लोग समझते हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकियों के बैंक और कैश वैन लूटने की घटनाओं को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें शोपियां और दक्षिण कश्मीर के बैंकों से कैश ट्रांजैक्शन रोकने को कहा गया है। इसमें जम्मू कश्मीर बैंक की 40 शाखाओं में कैश लेन देन रोकने का भी निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और खबर। बौद्ध वृक्ष गया स्थित प्राचीन महाबोधि मंदिर के आंगन में लगा करीब 120 साल पुराना पेड़ बौद्ध धर्म की 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक। कहते हैं इसी जगह महात्मा बुद्ध ने की थी तपस्या, और जिस पीपल के नीचे बुद्ध को मिला था ज्ञान, ये बौद्ध वृक्ष है उसी की संतान। ओडिशा में 10 मंत्रियों ने आज अपने पदों से इस्तीफे दे दिए। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मंत्रिमंडल में फेरबदल करने वाले हैं और इन इस्तीफों को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि रविवार को नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने वाले मंत्रियों के कामकाज की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल से सरकार बेहतर तरीके से काम कर सकेगी। शुक्रवार को विधानसभा स्पीकर निरंजन पुजारी ने भी इस्तीफा दे दिया था। इस बीच बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने पार्टी संगठन में भी बदलाव किए हैं। उन्होंने 9 वरिष्ठ नेताओं को 11 अलग अलग जिलों का पर्यवेक्षक बनाया है। इनमें आज इस्तीफा देने वाले 5 मंत्री भी शामिल हैं। अरुण साहू और प्रणव प्रकाश दास को महासचिव बनाया गया है। देवी प्रसाद मिश्रा को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। This reshuffle, which seems to be underway, looks like the biggest in a very, very long time. Certainly since 2009, when we broke our alliance with BJP to go alone. But even before that, if you compare for several years, this is a major reshuffle. It looks like it, and clearly the Chief Minister and the party president has taken a close look and a serious look at the state of the affairs of the party, and this seems to be a big decision. So I think we'll have to wait and watch and see how things turn out. बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज देशव्यापी दौरे के तहत त्रिपुरा पहुंचे। अगरतला में उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में मॉडल स्टेट बनने की पूरी क्षमता है, लेकिन ये काम बीजेपी सरकार आने पर ही संभव है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ही लोगों को सीपीएम शासन से छुटकारा दिला सकती है। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के बल पर ही बीजेपी राज्य में अगली सरकार बनाएगी। बीजेपी का मुकाबला उन्होंने सीपीएम और कांग्रेस से बताया, जो पूरे देश में उन्होंने कहा कि कमज़ोर हो रहे हैं। राज्य में सीपीएम के माणिक सरकार 1998 से ही मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में सीपीएम को 60 विधानसभा सीटों में से 50 पर जीत मिली थी। राज्य में अगले साल के शुरुआत में चुनाव होने हैं। पूरा देश मोदी जी के विकास के मॉडल को स्वीकार कर विकास के रास्ते पे आगे बढ़ा है। त्रिपुरा की जनता भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करे और मोदी जी की जो विकास यात्रा देश में चली है उसके साथ जुड़ जाए। अन्नाद्रमुक के दोनों धड़ों के विलय का मसला अटक गया है। मुख्यमंत्री ई पलनीसामी की अगुवाई वाले धड़े अन्नाद्रमुक अम्मा ने वार्ता से पहले शर्त रखने को अवसरवाद बताया। पार्टी ने पूछा कि जब ओ पनीरसेल्वम मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जयललिता की मौत की सीबीआई जांच के आदेश क्यों नहीं दिए। पनीरसेल्वम खिमे ने सीबीआई जांच के साथ ही शशिकला और टीटीवी दिनाकरन को पार्टी से निकालने की मांग रखी है। मुख्यमंत्री के गुट ने कहा कि वो बिना किसी पूर्व शर्त से बातचीत के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार ने आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी अफ्स्पा के तहत असम को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। साथ ही प्रदेश में अगले 3 महीने के लिए अफ्स्पा बढ़ा दिया गया है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड यानी एनडीएफबी जैसे समूह यहां पर हिंसा फैला रहे हैं। असम के अलावा मेघालय के कुछ इलाकों को भी अशांत घोषित किया गया है और इन इलाकों में भी 3 मई से 3 महीने के लिए अफ्स्पा कानून लागू कर दिया गया। वहीं एक दूसरे गजट नोटिफिकेशन में गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के तिरांग, चांगलंग और लोंगडिंग को भी अगले 3 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। मंत्रालय के मुताबिक 2016 में असम में हिंसा की 75 वारदात हुई, जिनमें 33 लोग मारे गए। इसके अलावा राज्य में
2017 में हिंसा की 9 घटनाएं हुई, जिसमें 2 सुरक्षाकर्मियों समेत 4 लोग मारे गए। इन घटनाओं को अल्फा और एनडीएफबी ने अंजाम दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय मिशनों के प्रमुख के सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में बड़े देशों से भारत के रिश्तों पर चर्चा हो रही है। साथ ही चीन और पाकिस्तान के साथ संबंधों में तनाव पर भी बात हुई। इसका उद्घाटन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल किया था। इसमें वैश्विक मुद्दों पर भारत की रणनीति पर भी व्यापक चर्चा हो रही है और कई देशों के उच्चायुक्त और राजदूत द्विपक्षीय रिश्तों पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। सम्मेलन में अफ्रीकी और मध्य पूर्व के देशों से रिश्तों पर भी चर्चा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट आज से खुल गए हैं और इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पूजा अर्चना की। उनके साथ उत्तराखंड के राज्यपाल के पॉल और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी थे। राष्ट्रपति ने मंदिर में करीब 2 घंटे बिताए। बद्रीनाथ के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा पूरी तरह शुरू हो गई है। मंदिर के कपाट करीब 6 महीने बंद रहते हैं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी टीपी सेन कुमार ने आज केरल के डीजीपी का पदभार फिर से संभाल लिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेन कुमार की फिर से बहाली हुई है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कल उनकी बहाली के आदेश जारी किए थे। इसका औपचारिक आदेश आज जारी हुआ है। सेन कुमार को 11 महीने पहले डीजीपी के पद से हटाया गया था। अमृतसर में मंडी प्रशासन की मिलीभगत से गलत ठेके दिए जाने का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। ट्रकों की कमी के चलते जिले की 5 मंडियों में गेहूं की खरीद में देरी हो रही है। किसान कई दिनों से मंडियों में अपनी उपज के लिए बारी का इंतजार कर रहे हैं। पंजाब में इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है। किसान अच्छे दाम की उम्मीद में उपज लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं, लेकिन अमृतसर में मंडियों में मची बदहाली से किसानों को महज मायूसी ही हाथ लग रही है। मंडियों में गेहूं के बड़े बड़े ढेर लगे हैं, लेकिन मंडी कर्मचारी इसकी खरीद नहीं कर रहे। मुश्किल तो नहीं जाएगा तो पेमेंट नहीं मिलेगा तो क्या करेगा। मौसम का जब गिल्ली हो जाएगी तो लिफ्टिंग नहीं जाएगी, आगे गोदाम में नहीं लेंगे। बहुत दिनों से कणक पड़ी है। मौसम का असर तो ये गवर्नमेंट के ऊपर ही पड़ेगा। ये नहीं उठाएंगे तो ये भीगेगा। मंडी आढ़तिये इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार बता रहे हैं। उनका कहना है कि गलत ट्रांसपोर्टेशन ठेके देने के चलते गेहूं खरीद में परेशानी हो रही है। कनक की लिफ्टिंग हर साल इसी तरह खराब रहती है और ये जो ठेके दिए जाते हैं, ये ठेके सरकार उनको देती है जिनके पास कोई गाड़ी का अरेंजमेंट नहीं होता। ये ठेके जिनको दिए जाते हैं उनके पास कोई अपनी गाड़ी ना होने की वजह से ही ये लिफ्टिंग लेट हो रही है। पंजाब मंडी बोर्ड के अधिकारी इसके लिए ट्रकों की कमी की बात तो मानते हैं, लेकिन वो सही इंतजाम की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। थोड़ी जी ट्रांसपोर्टर में प्रॉब्लम आ रही है, आढ़ती को मुश्किल हो रही है क्योंकि लिफ्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आने के उसमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जब पंजाब सरकार है, पिछले वाले सालों से थोड़ा उसको प्रोसीजर को बढ़िया तरीके से लाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। 2016-17 में मार्च तक अमृतसर की 6 मंडियों में करीब 87,000 टन गेहूं की खरीद हुई थी, लेकिन बद इंतजामी के चलते 2017-18 में अप्रैल तक 66,500 टन गेहूं ही खरीदा जा सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका और रूस ने सीरिया में शांति स्थापित करने के उपायों पर चर्चा की है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत में सीरिया में संघर्ष रोकने पर विस्तार से बातचीत हुई। ये बातचीत ऐसे वक्त हुई है जब रूस, ईरान और तुर्की ने सेफ जोन पर एक समझौता किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हीथर नॉर्थ ने बताया कि इस मसले पर रूस के साथ अमेरिका और भी बैठकें करेगा। इस सप्ताह की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की थी। हालांकि एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीरिया में संघर्ष विराम का कोई प्रस्ताव नहीं है। 2011 से चल रहे सीरियाई गृह युद्ध में अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को और बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक इसके संभावित नतीजों को लेकर चिंतित भी हैं। चीन में हुए ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों ने इसके फायदे
और खतरों के बारे में अपने विचार सामने रखे। चीन में हाल ही में हुए ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल और इसको लेकर आशंकाओं पर चर्चा हुई। कॉन्फ्रेंस में मशहूर भौतिक शास्त्री और वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर अपनी आशंकाएं बताईं। उन्होंने विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल इंसानियत और पर्यावरण के फायदे के लिए करने पर जोर दिया। And believe that the potential benefits of creating intelligence are huge. Perhaps with the tools of this new technological revolution, we will be able to undo some of the damage done to the natural world by industrialization. कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक की संभावनाओं और खतरों पर हॉकिन ने कहा कि इससे स्वायत्तता, निजता और गणना की जिम्मेदारी सवालों के घेरे में है। उन्होंने जोर दिया कि इस तकनीक के फायदों के अलावा उसके खतरों के बारे में भी खोज की जानी चाहिए। We too have a role to play in making sure the next generation has not just the opportunity, but the determination to engage fully with the study of science at an early level, so that they can go on to fulfill their potential and create a better world for the whole human race. डिजिटल दुनिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब ऐसे आधुनिक कंप्यूटर व्यवस्था का विकास करना है जिसके लिए मानवीय बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है। इनमें कंप्यूटर के जरिए दवा के विषैलेपन की पहचान, तस्वीरों और आवाज की पहचान कर फैसला लेने के अलावा विभिन्न भाषाओं में अनुवाद जैसे काम शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।